Hello everyone. Welcome to Geography's Chapter 4 Atmosphere, Weather and Climate. इस चैप्टर में हम जानेंगे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में, वेदर यानी मौसम के बारे में और क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में. This is again an interesting chapter of geography. So let's begin. First of all, let's see what are the different topics which we are going to cover in this particular video. So first will be importance of atmosphere यानी वायुमंडल का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में. Then comes composition of the atmosphere, then structure of the atmosphere. Lastly, we will be dealing with weather and climate. So let's have the introduction. means वायुमंडल होता क्या है. The atmosphere is the blanket of air which surrounds the earth. मीन्स वायुमंडल जिसे हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, पृथ्वी को एक चादर की तरह संभाल के रखता है जो कि सूर्य के आने वाली हानिकारक किरणों को परावर्तित करके हमारी रक्षा करता है. परावर्तित यानी ट्रांसवर्स करके. अगर यह एटमॉस्फेयर ना हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. इस चादर के होने से ही हम आज इस ग्रह पर रह पा रहे हैं. Okay, so you must have understood the meaning of atmosphere, Vayumandal. The word atmosphere is derived from the Greek word atmos, meaning vapor, and sphaera, meaning sphere. Sphere यानी जगह. जिन जगह पर वायु मौजूद होती है उसे हम atmosphere कहते हैं. It is the thin envelope of air that surrounds the earth. It extends for about 700 kilometers into space. Let's see importance of the atmosphere. Atmosphere is basic to the survival of life on earth. यानी जिंदगी के जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी चीज जिसे कहा जाता है वो वायुमंडल है. Atmosphere protects us from fierce heat of the sun by day and keeps the earth's surface warm at night by trapping the sun's heat. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि वायुमंडल हमारी रक्षा करता है. अभी जो मैंने डिस्कस किया आपसे कि वायुमंडल हमारी रक्षा करता है उस तेज जो धूप आ रही है हम तक पृथ्वी में, उससे हमारे बचाव करता है और ये कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करता है. इसी कारण से जीवन यापन हो रहा है. It contains gases that sustain life and at moisture that provides us water. इसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसेस हैं मौजूद हैं और मॉइस्चर यानी जिसमें पानी के कण मौजूद होते हैं, ये हमारे वायुमंडल में मौजूद होता है. Composition of the atmosphere. The Earth's atmosphere is colorless, odorless and tasteless mixture of gases. जैसे गैसेस जो हैं इसे आप देख नहीं सकते. It's not having any flavor also. It is odorless. इसका कोई कलर भी नहीं है. But it is mixture of different forms of gases. Let's see what are the different gases. वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो वायुमंडल में मौजूद हैं. पहला नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन दूसरी जो कि 21% है और ये ज़्यादातर मौजूद है. इनके अलावा और भी गैसेस हैं जैसे कि 1% करीबन आर्गन, 1% में आता है आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज वन ऑफ द फिगर विच इज टेलिंग यू कंपोजिशन ऑफ एयर. यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन होता है जो पहला है. दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन जो 21% है और बचा 1% यानी 78 और 21 यानी कि 99. अब 1 और मिला देंगे तो 100 हो जाएगा. ओके, तो 1% कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, अदर गैसेस. ओके, let's see in detail what is the importance of nitrogen, which is 78% available in the atmosphere. Nitrogen is the most abundant gas, यानी ज़्यादातर ये गैस मौजूद होती है. It helps in maintaining soil fertility and promotes the growth of plants and animals. और ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन प्लांट इसे डायरेक्टली रिसीव नहीं करता है. इसे रिसीव करता है जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं और इसी कारण से सॉइल फर्टिलिटी में ये मौजूद होता है और ये जो प्लांट है उसको
बढ़ने में, ग्रोथ होने में मदद करता है. It promotes the growth of plants and animals. Then oxygen, everybody knows oxygen is 21%. The most important gas for survival of living beings is oxygen. हर जीवित वस्तु यानी कि इंसान हो, जानवर हो, इनके लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. It is the survival of living beings. Humans and animals take in oxygen from the air during breathing. हम इसे श्वास के द्वारा लेते हैं. Next important gas is carbon dioxide. It is only 0.03%. ये बहुत कम मात्रा में मौजूद है, लेकिन एक अहम गैस है. CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट्स के क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मददगार होती है, और कहीं ना कहीं प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये CO2 रिसीव करते हैं. Okay. During photosynthesis, they take in of carbon dioxide that the humans and animals release during respiration. वही चीज़ कि हम जिस गैस को हम छोड़ते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो प्लांट्स रिसीव करते हैं. Carbon dioxide is one of the greenhouse gases that traps the heat energy from the sun when being radiated out of the earth. कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस कहलाती है जो दिन भर की गर्मी को रिसीव करती है और रात के तापमान को संतुलित करती है, ताकि रात का तापमान सूरज की एब्सेंस में एकदम ठंडा ना हो जाए. इस चीज़ को वो कवर करती है और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है. Then what is global warming? एक limelighted question हमेशा रहता है कि what is global warming? It is actually the rising of the earth's temperature, यानी पृथ्वी के ताप का बढ़ना due to increase of greenhouse gases in the atmosphere that trap heat. और इसी गर्मी के कारण कहीं ना कहीं हमारे जो बर्फीले इलाके हैं, चाहे वो पोलार एरियाज़ के हों, ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बर्फ़ धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन धीरे धीरे पिघल रहे हैं. Now let's see what is ozone. Another important gas is the upper atmosphere, which acts as shield protecting earth from harmful ultraviolet rays. ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य की सीधे किरणें आती हैं और हमारे लिए बहुत घातक होती है, उससे हमारा बचाव करता है. और फिल्टर करके, यानी जो सूर्य की रोशनी जो 8 मिनट में हमारे पृथ्वी तक आती है, उन घातक जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती, फिल्टर करके हमारी पृथ्वी तक सूरज की रोशनी पहुंचती है. Then let's see the structure of the atmosphere. Structure यानी ये जो एटमॉस्फेयर है ये अलग अलग लेयर्स में है. अब लेयर्स में है जैसे आपके घरों की बाउंड्रीज होती है, तो यहाँ बाउंड्रीज तो कुछ नहीं है, लेकिन एक लेयर के बाद जो दूसरी लेयर है उसमें कहीं ना कहीं परावर्तित चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं. तो वो चेंजेस होने के कारण जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने अलग अलग स्फेयर को अलग अलग नाम दिया है. तो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर्स. कितने लेयर्स में डिवाइडेड है? 5 मेन लेयर्स. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, नीचे आप देख सकते हैं. देन सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर. देन थर्ड इज मेसोस्फियर. फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फियर. अब इन सारी लेयर्स को हम एक के बाद एक पढ़ते हैं, ठीक है. लेट्स सी द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ये एक और स्लाइड है जिसमें कि हमने शो किया हुआ है एक्सोस्फियर भी, क्योंकि पिछले वाले में एक्सोस्फियर नहीं दिया था. सो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, देन थर्ड इज मेसोस्फियर, फोर्थ is thermosphere, and fifth, what is the answer? You can write down in the comment box. It is given over here only, but you have to write down. Okay, let's see how many of you are going to write down so fastly. So let's come to the next, troposphere, which is the first layer. Okay, it is the lowest and densest layer of the atmosphere. The word tropo is derived from a Latin word meaning change. तो troposphere सबसे निचली सतह कहलाती है और इसमें घनत्व बहुत ज़्यादा है. किस चीज़ का?
गैसेस का। ओके, द वर्ड ट्रोपो इज डिराइव फ्रॉम लेटर वन मीनिंग चेंज, और इस गैसेस की मात्रा ज़्यादा मौजूद होने के कारण ही इसे नाम दिया गया है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपो का मतलब होता है बदलाव और स्फीयर का मतलब होता है जगह, यानी जिस जगह में हवा के जो कण हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग गैसेस के मौजूद होने के कारण बदलाव होते रहते हैं, और इन्हीं बदलावों के कारण ही इसे ट्रोपोस्फियर कहा गया है। द एवरेज थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर 13 किलोमीटर, यानी जमीनी सतह से 13 किलोमीटर दूर ट्रोपोस्फियर कहलाता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, डिक्रीजेज यानी जैसे जैसे हम जमीनी सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो घटने लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप कन्याकुमारी में है तो आपको गर्मी लगेगी, ठीक है। कन्याकुमारी से जो कि समुद्र के लहरों के पास में है, यहाँ से जब ऊपरी सतह में जाएंगे, जब आप ऊपर के एल्टीट्यूड एरिया में जाएंगे, एल्टीट्यूड आने की जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, कश्मीर तरफ में जाएंगे, तो वहाँ आपको ठंडक महसूस होगी। और कश्मीर की जगह में भी जब आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो वाजिब सी बात है, आप जानती हैं कि ठंडा ही होगा। तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, वही चीज़ यहाँ एटमॉस्फेयर में भी है कि ज़मीनी सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। द रेट ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर एसेंट। दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, यानी 1 डिग्री हम ऊपर तो पर 165 मीटर एसेंट हम जैसे ही बढ़ते 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। This is the layer where all weather phenomena take place. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको समझना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग, जो नाम यहाँ पर दिया है ट्रोपो का मतलब चेंज, तो यहाँ इतने बदलाव होने के कारण ही इसे हम कह सकते हैं कि वो सतह है जहाँ पर हर प्रकार के मौसम को हम बदलते हुए देख सकते हैं। ऑल वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस इन दिस पर्टिकुलर ट्रोपोस्फियर। ओके, so let's see, come to the next, that is stratosphere. It extends up to a height of 50 kilometer and lies above the troposphere. ये वाजिब सी बात है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर है तो स्ट्रेटोस्फियर कहलाएगा। और एक चीज़ और है कि ये जो ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर हम जाते हैं तो बीच में एक ट्रोपोपॉज पड़ता है, ठीक है। ट्रोपो यानी चेंज, पॉज यानी रुकना। तो ट्रोपोस्फियर जो है वो ट्रोपोपॉज में रुक जाता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, ठीक है। इट इज़ अ ड्राई जोन फ्री ऑफ विंड्स, यानी ये जो स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पर हवाओं की मात्रा जो है वो कम होती है और यहाँ पर मौसम में भी बदलाव नहीं होता है, क्योंकि गैसेस नहीं होने के कारण यहाँ पर मूवमेंट भी नहीं होता और यहाँ वेदर फिनोमिना नहीं होता है। और इसी कारण से प्लेन्स यहाँ पर आसानी से उड़ पाती हैं। प्लेन्स यूजुअली फ्लाई इन दिस लेयर बिकॉज द एयर इज़ वेरी स्टिल एंड इट इज़ फ्री ऑफ क्लाउड्स। यहाँ बादलों का घनत्व नहीं होता है और उसके साथ साथ जो वायु है, वायु का ताप भी कम होता है। इस कारण से ये बहुत अनुकूल जगह होती है हवाई जहाज के लिए जो उड़ती है आसमान में। एंड इट इज़ ऑल्सो सेइंग द लोअर स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ये यहाँ पर ओजोन लेयर जो भी हमने पढ़ा था, ओजोन लेयर यहाँ मौजूद है, यानी ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर की लेयर जहाँ ट्रोपोपॉज है उसके आसपास में ओजोन लेयर मौजूद होती है जो हमारी रक्षा करती है घातक किरणों से, सूरज की घातक किरणों से, ठीक है। दिस लेयर इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओनोस्फियर, ओजोनोस्फियर। इस लेयर को हम ओजोनोस्फियर भी कहते हैं। कोई लेयर एक बाउंड्री जैसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वायु को देखते हुए ये नाम दिया गया है। Then comes the mesosphere. This layer lies from 50 to 80 kilometer above the Earth's surface, and meteors from space mostly burn up in this layer, creating shooting stars. कई बार हमने सुना है कि मीटियोर्स आके टकरा जाएंगे पृथ्वी से और पृथ्वी तबाह हो जाएगी, और हर साल में कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि मीटियोर्स यानी कि बर्निंग स्टार्स होते हैं। सूरज जो चांद जो टूटते हैं, जो हमको चांद इतनी दूर दिखाई देता है, वो एक्चुअल में तारे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तारे बड़े होते हैं सूरज से, लेकिन वो कई 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 मिलियन दूर होते हैं, इस कारण से वो छोटे नज़र आते हैं, ठीक है।
तो ये जो स्टार्स टूटते हैं ये बहुत ज़्यादा गति से नीचे की ओर आते हैं, इस कारण से वो बहुत जल्दी बर्न करते हैं, और बर्न करते तो कई बार ऐसा होता है कि वो पृथ्वी तक दिखाई देते हैं लेकिन यहाँ तक आते आते अपने आप में बर्न हो जाते हैं, इसीलिए हमें वो शूटिंग स्टार जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कम्स थर्मोस्फियर। थर्मो यानी कि गर्म, वो जगह जहाँ पर वो स्फेयर जहाँ पर हमको गर्मी महसूस होती है, थर्मोस्फियर। दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 to 450 किलोमीटर इनटू स्पेस। Temperature increases rapidly with increase in height. It is also called ionosphere. इस थर्मोस्फीयर को माइनोस्फीयर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कण होते हैं वो सन की रे से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने आप उनको एनर्जी आती रहती है और वो बिना थके खेलते रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर आयनोस्फीयर भी है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, और इसी कारण से रेडियो वेव्स जो हैं ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो सैटेलाइट्स होते हैं यहाँ बहुत अच्छे से रिसीव हो जाते हैं सिग्नल्स इन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होने के कारण, आयंस के कारण। देन कम्स लास्ट लेयर, दिस इज एक्सोस्फियर। दिस इज द uppermost layer of the atmosphere where very light gases, helium and hydrogen, are found. It thins out further and gradually merges into space. Okay, and one of the important and wonderful thing to come to know is related to greenhouse effect, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं. During daytime, the carbon dioxide present in the atmosphere absorbs the heat. दिन के वातावरण के समय में सूरज की किरणों को जो हमारे आसपास पेड़ पौधे मौजूद होते हैं उसे रिसीव कर लेते हैं, एंड प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू कोल्ड एट नाइट. दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसके साथ साथ अब एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी कि ऑल ऑफ यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, what that layer is known as. Okay, just write down in the comment box. Thank you. Now another important topic comes of weather and climate. This is the last topic. Okay, so the state of atmosphere at a specific time at any one particular place is weather. It may change from day to day or even within the day. ये weather और climate आपने 5th में भी पढ़ा है, आपने 6th में भी पढ़ा है, अब आपको 7th में भी है. तो वेदर यानी मौसम जो सुबह या शाम कहीं ना कहीं बदलता रहता है, पल पल में जो बदलता रहता है वो वेदर है. और क्लाइमेट यानी कि वो चीज़ जो कई महीने तक एक सी रही आती है, और ये करीबन साइंटिस्ट ने इस चीज़ को कई साल तक एनालाइज किया और फिर उस निष्कर्ष पे आए कि क्लाइमेट और वेदर दोनों अलग अलग होते हैं. वेदर यानी डे टू डे चेंजेस, क्लाइमेट यानी कि एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक एक से रह आते हैं. जैसे ठंड का मौसम आप 3 महीने उसे बरकरार देखते हैं कि वो चल ही रहा है, एक सा मौसम चल रहा है. बारिश ये भी लगातार चलता रहता है, उसके बाद फिर एक समय के बाद वो ख़त्म होता है. लेकिन वेदर सुबह हो सकता है तापमान में गिरावट है, दिन के समय में तेज़ गर्मी है और शाम के समय में फिर बदल जाता है. This is the basic difference between weather and climate. Now, another important thing which generally you should know, जो आपको जानकारी में रखना चाहिए, जैसे meteorologist कौन होते हैं? ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो पढ़ते हैं मौसम के बारे में. जैसे जो मौसम विभाग वाले होते हैं जो न्यूज़ चैनल्स में हमें बताते हैं कि कल का कैसा मौसम होगा, तो वो जो पता लगाते हैं उन्हें हम meteorologist बोलते हैं. Second is the branch of science that deals with study of weather is termed as meteorology. यानी ब्रांच ऑफ साइंस मतलब जो मौसम विभाग के बारे में पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, जानकारी लेते हैं, उस विभाग को बोलते हैं मेट्रोलॉजी. मेट्रो यानी कि कंसर्न विद द वेदर और लॉजी यानी स्टडी. देन थर्ड कम्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ क्लाइमेट is termed as climatology. जो कि क्लाइमेट के बारे में पता करते हैं उसे हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, and the scientists who deal with that are known as climatologists. Okay, so let's come with the another thing, elements of weather and climate.
यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मौसम और हमारा जो वायुमंडल है, जो जलवायु है, वो बदलते हैं। ठीक है, इसके 6 डिफरेंट कारण हैं। जैसे द मेन एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड एंड रेनफॉल। टेम्परेचर यानी तापमान, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज टर्म्ड एज टेम्परेचर। किसी भी सतह या किसी भी जगह का गर्म होना, ठंडा होना, वो तापमान कहलाता है। Solar radiation is the heat which we receive on the earth's surface. It is also termed as insolation. ये एक important word है, insolation. The earth does not receive same amount of heat everywhere. ये हम सबको बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए, ये समझ आपको पता होगा कि अर्थ की हीट पूरे जो सूरज की जो किरणें हैं वो पूरे पृथ्वी में एक सी नहीं पहुंचती है, एक सी गर्मी हर जगह नहीं पहुंचती है। Because of many reasons, you know very well. Due to the shape of the earth. What is the main reason? It is because of the shape of the earth that the heat of the sun is not received properly and at the same time all over the earth. Sun's rays are more or less direct over the tropic and oblique over the polar areas. यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी सीधी ट्रॉपिक्स यानी कि इक्वेटर की जगह में पहुंचती हैं और ओब्लिक यानी कि तिरछी तरीके से वो पोलार एरियाज में पहुंचती है। इसलिए पोलार एरियाज ठंडे होते हैं, आइसी रीजन्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने अगर फिगर आउट कर लिया है हीट जोन्स का, जो कि आपने 6th में पढ़ा है, नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ वही। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन यानी कि जो सूरज की गर्मी है वो इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोलार की तरफ में जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल की तरफ में जब जाते हैं, तो सूरज की गर्मी जो है वो धीरे धीरे कम होती है। ओके, द जोन ऑफ मैक्सिमम इंसोलेशन इज टॉरिड जोन, यानी सबसे ज़्यादा सूर्य के ताप को महसूस किया जाता है टॉरिड जोन में, जो इक्वेटोरियल एरिया कहलाता है। Temperatures in the temperate zones are moderate, while in the frigid zone the temperature is very low. Frigid यानी कि जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये टोटली ठंडे रहते हैं। The temperature is very low. This accounts for wide snow caps in the polar area. और इसी कारण से बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जितना ऊपर दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा नीचे बर्फ के पहाड़ मौजूद होते हैं पानी के अंदर भी। This is the particular thing which diagram which is showing you the heat zones of the earth. Okay, ये प्रॉपर है जो आपने 6th क्लास में बनाया था। और इसमें जैसे ये टॉरिड जोन है यानी इक्वेटोरियल एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन महसूस होती है, यानी कि सूरज की तेज़ गर्मी यहाँ मौजूद होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स की जगह में जाते हैं यहाँ कम हो जाता है और सबसे ज़्यादा कम आपके जोन एरियाज में होते हैं, फ्रीजेड जोन एरियाज में, चाहे वो नॉर्थ पोल का हो चाहे वो आपका साउथ पोल का हो। ओके, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, दिस इज अनदर सिंपल वे यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जैसे रेड लाइन शो करती है इक्वेटर, ठीक है, ये टॉरिड जोन कहलाती है यानी तेज गर्मी। देन इससे माइल्ड जो रहता है टेम्परेचर वो टेम्परेट जोन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहलाता है ये एरिया। देन आर्कटिक सर्कल आपका फ्रीजिड जोन कहलाता है, ठंडा। दिस इज रिलेटेड टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? टॉरिड। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज रिलेटेड टू द टेम्परेट जोन। एंड एंटार्क्टिक सर्कल रिलेटेड टुवर्ड्स द फ्रीजिड जोन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो नेक्स्टली व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से कारण हैं, यानी तापमान को कैसे कितने प्रकारों से बदलाव आता है ये हम देखते हैं। फर्स्ट इज लैटिट्यूड, सेकेंड इज एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करेंट्स, स्लोप ऑफ द लैंड, फॉरेस्ट कवर एंड सॉइल, एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। Now let's see air pressure. The air has weight, so it exerts force, that is pressure on the earth's surface. The air is denser near the surface at sea level and hence pressure is higher here.
यानी जो कण होते हैं, जो हवा के कण होते हैं, ये भारी होते हैं, इनमें वेट होता है, इनफैक्ट रिलेटेड टुवर्ड्स ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर में लेयर में हमको सबसे ज़्यादा घनत्व मिलता है गैसेस का, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हो, और इसी कारण से इन घनत्व के कारण ये बदलाव होते हैं ट्रोपोस्फियर में। As the air thins out with increase of altitude, pressure decreases with height. और ये जो गैसेस होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ में बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये कम होते जाते हैं। ठीक, द वार्म एयर वेज लेस देन कूल एयर, विच मीन्स दैट वार्म एयर प्रेसेस डाउन ऑन द अर्थ सरफेस लेसर देन कूल एयर. As the warm air rises, it produces clouds. So low pressure areas usually bring rains or storms. जो आप वाटर साइकिल देखते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पर होती है कि जैसे जैसे जो पानी में सूरज की रोशनी पड़ती है तो वेपर बनता है, फिर उसके बाद ये जब ऊपर की तरफ में जाते हैं तो ये कंडेंसेशन होता है, और उसके बाद फिर जो क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड से जब नीचे की तरफ में क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन के रूप में ये नीचे की तरफ आते हैं। तो एक वाटर साइकिल हमारा चलता है। तो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर। When temperature is low, cooling of the air contracts it and makes it heavier. टेम्परेचर ठंडा होता है तो जो कण होते हैं वायु के, ये हैवी हो जाते हैं और इस कारण से नीचे की तरफ में ही रहते हैं, ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाते। As the air descends, no clouds are formed. So clear skies and fair weather are characterized of high pressure areas. The rotation of the earth plays a major role in creating the pressure belts and rising and coming down of air. Let's see the images regarding the instrument which is used to measure atmospheric pressure. That is the barometer. Barometer से हम atmospheric pressure को measure करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला मर्करी बैरोमीटर होता है और दूसरा एंड्रॉयड बैरोमीटर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मिली बार यानी MB से हम उसको मेजर करते हैं। दीज आर द टू इमेजेस रिगार्डिंग द एंड्रॉयड this barometer, and another is related towards one of the barometer which is used by the meteorologist for seeing the weather conditions of day to day. Okay, so let's this topic completes over here. Other topics we will be covering in the other video. If any doubt and query, you can ask in the comment box. So goodbye everyone, and keep learning and stay connected. Thank you.